नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का सिखवाल ऑनलाइन हब में। मैं कैलाश चौधरी, आप सभी मेरे साथी जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं सभी विद्यार्थियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो आपको हेडिंग दिख रही है वो दिख रही होगी राजस्थान का एकीकरण, लेकिन ये टॉपिक पूरा हो चुका था। गलती से टेक्निकल टीम ने ये स्ट्रीम लगा दी है, लेकिन अपन टॉपिक आज नया शुरू करने जा रहे हैं, नए टॉपिक से पढ़ने जा रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, उस टॉपिक का नाम है आपके मेवाड़ का इतिहास। आज अपन चर्चा करने वाले हैं मेवाड़ के इतिहास के ऊपर। मेवाड़ के ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि क्या है मेवाड़ का इतिहास, किस प्रकार इनके वंश की उत्पत्ति हुई, कहाँ से वंश की उत्पत्ति हुई, कौन इनको किनका वंशज मानता है, मूलतः ये कहाँ के हुआ करते हैं, सारी बातें अपन आज करने वाले हैं। तो बेटा आज अपना जो इतिहास शुरू होने वाला है वो होने वाला है मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास। हालांकि आप ये कहोगे कि सर इसमें हेडिंग जो दिख रही है वो हेडिंग हमें दिख रही है राजस्थान का एकीकरण, लेकिन राजस्थान का एकीकरण नहीं है बेटा, मेवाड़ का इतिहास। आज हमारा एक नए टॉपिक का आगाज करने जा रहे हैं। एकीकरण वाली क्लासें कल पूरी हो चुकी थी, आज अपन मेवाड़ के इतिहास से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं अपने को, तो मेवाड़ हमारे राजस्थान में कहाँ हुआ करता है बेटा? तो अपने राजस्थान में ये वाला जो भाग है, दक्षिणी राजस्थान वाला भाग, ये दक्षिणी राजस्थान वाला भाग मेवाड़ का वंश कहलाता है, ये मेवाड़ कहलाता है। मेवाड़ का मतलब क्या हुआ करता है? तो मेवाड़ का मतलब होता है बेटा, ये देखो, अगर मैं मेवाड़ की बात करूं केवल, तो मेवाड़ का मतलब क्या है? इसमें एक तो जिला आएगा अपने उदयपुर, एक जिला आएगा अपने चित्तौड़गढ़, एक जिला आता है बेटा राजसमंद, एक आता है अपने भीलवाड़ा और एक जिला आता है अपने चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ हो गया, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़। कुछ जगह ये कहते हैं कि प्रतापगढ़ इसमें शामिल नहीं है, लेकिन प्रतापगढ़ को भी इसमें शामिल किया जाता है ना। प्रतापगढ़ को भी इसमें क्या किया जाएगा बेटा? शामिल किया जाएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश में एक वीडियो और डालना है, वो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। बाकी राजवंशों में गुर्जर प्रतिहार वंश की 2 वीडियो आपके चढ़ी हुई है और एक वीडियो और डालनी है, वो मैं डाल दूंगा। अभी लाइव में अपन उसको 2 वीडियो को वापस पढ़ेंगे, आपका भी समय बर्बाद होगा। तो देखो बेटा, अपने उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, ये जो चारों जिले हैं, ये जिले हमारे किसके जिले हैं? तो ये जिले अपने मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं। ये जो जिले हैं बेटा, ये जिले हमारे किसके जिले हैं? प्रमुख, ये अपने मेवाड़ के जिले आया करते हैं। तो ये नीचे वाला डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इनको अपन वागड़ कहते हैं, और बाकी इन 5 जिलों को अपन मेवाड़ कहते हैं। यहाँ पे राजवंश कौन सा था बेटा? तो यहाँ पे जो राजवंश था उस राजवंश का नाम हुआ करता है गुहिल। यहाँ पे जो राजवंश था उसका नाम है गुहिल वंश, या अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ जो राजवंश था बेटा उस राजवंश का नाम गुहिल वंश कह सकते हैं, या फिर अपन इस राजवंश को कह सकते हैं सिसोदिया वंश। चाहे आप गुहिल कहो चाहे सिसोदिया वंश कहो, एक ही बात है, गुहिल वंश या सिसोदिया वंश। देखो बेटा, अपने मेवाड़ और मेवाड़ वाले भाग में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, ये तो 5 जिले अपने मेवाड़ के अंतर्गत आएंगे। मेवाड़ के अंतर्गत जो राजवंश था उसका नाम था गुहिल वंश। ये हमारे राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश है, और सबसे प्राचीन राजवंशों में विश्व का ऐसा एकमात्र राजवंश है जिसने एक ही स्थान पर सबसे लंबे समय तक शासन किया। इतने लंबे समय तक शासन मेवाड़ पर ही, जितने लंबे समय तक गोहिलों ने शासन किया, इतना लंबा कोई राजवंश किसी एक स्थान पर शासन नहीं कर पाया। लेकिन ये राजवंश ऐसा राजवंश था जिसने इतने लंबे समय तक, यानी कि 1500 से अधिक वर्षों तक एक ही स्थान पर शासन करने का काम किया था। वेरी गुड। तो अपने मेवाड़ और मेवाड़ की अगर अपन बात करें तो मेवाड़ का जो भाग है बेटा, मेवाड़ वाला भाग, जिसे अपन प्राचीन काल में क्या कहते थे, तो इसका प्राचीन नाम अगर मैं बताऊं तो प्राचीन नाम हुआ करता था मेदपाट या प्रागपाट। इसका प्राचीन नाम क्या था बेटा? इसका प्राचीन नाम था मेदपाट, या अपन इसे कह सकते हैं प्रागपाट। इसको प्राचीन काल में मेदपाट या प्रागपाट कहते हैं। मेदपाट या प्रागपाट क्यों कहा जाता था इनको? तो मेदपाट या प्रागपाट इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहां मल्लेच्छों का संहार किया गया था, मल्लेच्छों का नाश किया गया था। मल्लेच्छों का नाश करने के कारण इसे नाम दिया गया था मेदपाट। यहां मल्लेच्छों का नाश करने के कारण क्या कहा गया? इसे मेदपाट कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा इसे मेदपाट क्यों कहते हैं? तो यहां मल्लेच्छ कौन हुआ करते हैं? तो मुस्लिम आक्रमणकारी।
इन मुस्लिम आक्रमणकारी मल्लेच्छों का नाश करने के कारण इस भाग को क्या कहा गया बेटा, मेदपाट कहा गया है, या अपन इसको और क्या कहते हैं, प्रागपाट कहते हैं। ये इसका प्राचीन नाम हुआ करता था। इसकी जो प्राचीन राजधानी हुआ करती थी, वो प्राचीन राजधानी क्या हुआ करती थी, तो इसकी प्राचीन राजधानी अपने को ध्यान रखनी है, वो थी नगरी। प्राचीन राजधानी क्या थी बेटा, नगरी। और नगरी को और क्या कहते हैं, इसको कहते थे मध्यमिका। और नगरी या मध्यमिका जो है, इसको वर्तमान में क्या कहा जाता है, तो इसी को वर्तमान में कहा जाता है चित्तौड़गढ़। इसी को वर्तमान में क्या कहते हैं बेटा, इसी को वर्तमान में कहते हैं अपन चित्तौड़गढ़। यानी यहां तक सभी को समझ में आया? हाँ, करा दूंगा ना। अरे भाई देश राज एक वीडियो में, कल संडे है, मैं कल रिकॉर्ड करा के डाल दूंगा, करा दूंगा पूरा ना, पूरा करा दूंगा। प्राचीन नाम क्या हुआ करता है इसका, प्राचीन नाम हुआ करता है मेदपाट या प्रागपाट। मेदपाट या प्रागपाट क्यों कहते हैं, तो यहां पे एक जाति हुआ आया करती थी मल्लेच्छ, और मल्लेच्छों का नाश किन्होंने किया, तो मल्लेच्छों का नाश यहां पर मौर्यों ने किया था। और मल्लेच्छों का नाश करने के कारण इसको क्या नाम दिया गया बेटा, मेदपाट कहा गया था। इसकी प्राचीन राजधानी क्या हुआ करती थी, इसकी प्राचीन राजधानी नगरी, और नगरी को क्या कहते हैं, मध्यमिका। और नगरी को वर्तमान नाम किस नाम से जाना जाता है, तो इसका वर्तमान नाम है बेटा चित्तौड़गढ़। नगरी का ही वर्तमान नाम क्या हुआ करता है, तो नगरी का वर्तमान नाम हुआ करता है चित्तौड़गढ़। बहुत अच्छे से समझ लेना सारी बातें। वापिस देखो बेटा, वापिस सुन लो एक बार अच्छे से। मेवाड़ का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। मेवाड़ में राजवंश कौन सा था, तो यहां पे गोहिल वंश था, या अपन सिसोदिया वंश कहते हैं। मेवाड़ के अंतर्गत जिले कौन कौन से आते हैं, तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, ये जिले आया करते हैं। इसका प्राचीन नाम क्या था, इसका प्राचीन नाम था मेदपाट या प्रागपाट। और मेदपाट या प्रागपाट क्यों कहते हैं, तो यहां पर मल्लेच्छ थे, और मल्लेच्छों का नाश करने के कारण इसे मेदपाट या प्रागपाट। इसकी प्राचीन राजधानी क्या हुआ करती, तो नगरी या मध्यमिका इसकी प्राचीन राजधानी थी। वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो वर्तमान में इसे चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, वर्तमान में इसे क्या कहते हैं, अपने चित्तौड़गढ़ के नाम से जानते हैं। अब आगे देखो, अब आगे देखो बेटा कि इनके वंश की उत्पत्ति के बारे में मत क्या क्या है, इनके वंश में अपन कौन कौन से शासक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक क्रम बनाता हूं, जिसमें अपन यहां मेवाड़ के प्रमुख प्रमुख शासक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपने शासकों का क्रम, शासकों का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत अच्छे से समझना है शासकों के क्रम को, क्योंकि आपके मेवाड़ का पूरा खाका ही आपको यहां तैयार मिलने वाला है। अपन जो मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, और मेवाड़ के इतिहास में कौन कौन शासक पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले अपन जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे गोहिल से। पहला राजा आएगा गोहिल। गोहिल के बाद जो राजा आएगा बेटा, वो आएगा नागादित्य। नागादित्य के बाद आएगा महेंद्र प्रथम। महेंद्र प्रथम के बाद आएगा शीलादित्य। शीलादित्य के बाद आएगा बेटा महेंद्र सेकंड। महेंद्र सेकंड के बाद आएगा बप्पा रावल। बप्पा रावल के बाद अपन जो अगला शासक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रावल अल्लट। बप्पा रावल के बाद पढ़ेंगे बेटा अल्लट, या जिसे अपन कहते हैं आलू रावल। आलू रावल। उसके बाद जो हमारे राजा आएंगे अल्लट या आलू रावल, इसके बाद आएंगे बेटा शक्ति सिंह। शक्ति सिंह। शक्ति सिंह के बाद जो शासक आएगा उसका नाम आएगा रण सिंह, या इसे क्या कहते हैं, तो रण सिंह, या इन्हीं को कहते हैं कर्ण सिंह। रण सिंह या कर्ण सिंह। इनके बाद बेटा यहां पर शाखा दो भागों में बढ़ जाएगी। यहां से हमारी जो शाखा है, यहां से शाखा को अपन दो भागों में बांट देंगे, और एक जो शाखा होगी उस शाखा का संस्थापक होगा राहब। और ये जो राहब है, इनके वंशज कहलाएंगे राणा। अभी तो आपको बोर लगेगा, अभी लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, बहुत सारों के हवा के साथ ऊपर निकल जाएगा। घबरा मत, सारी चीजें समझ में आएगी। एक का नाम था बेटा क्षेम सिंह, और ये जो क्षेम सिंह था, इनकी शाखा क्या कहलाई थी, इनकी शाखा कहलाई थी रावल शाखा। इनकी शाखा क्या कहलाई, रावल शाखा। तो रण सिंह या कर्ण सिंह से मेवाड़ दो भागों में बटेगा, एक क्षेम सिंह एक राहब। और क्षेम सिंह के जो वंशज है वो रावल कहलाए, और राहब के वंशज वो राणा कहलाए। यहां से हमारे कितने भागों में बट गया था, दो भागों में बट गया था। यहां से कितने भागों में बट गया था, दो भागों में मेवाड़ बढ़ जाता है। सबसे पहले गोहिल,
उसके बाद नागादित्य, नागादित्य के बाद महेंद्र प्रथम, महेंद्र प्रथम के बाद शीलादित्य, उसके बाद महेंद्र सेकंड, उसके बाद बप्पा रावल, बप्पा रावल के बाद अल्लट या आलू रावल, उसके बाद शक्ति सिंह, शक्ति सिंह के बाद रण सिंह या कर्ण सिंह। उसके बाद यहां से मेवाड़ दो भागों में बेटा, एक कहलाता है अपने राहत और एक अपने बट गया था क्षेम सिंह। पहले अपन क्षेम सिंह वाली बातें करेंगे क्योंकि यहीं पर रावल शाखा चलेगी। तो अपने रावल शाखा के कौन कौन से शासक हुए थे इनके बारे में देखते हैं। देखो बेटा, रावल शाखा में सबसे पहले अपन ऊपर ही ऊपर कौन आ जाएगा, क्षेम सिंह। क्षेम सिंह, क्षेम सिंह के बाद जो यहां का राजा बनेगा वो बनेगा अपने जैत्र सिंह। क्षेम सिंह के बाद राजा कौन बन जाएंगे बेटा, जैत्र सिंह। क्षेम सिंह के बाद जैत्र सिंह अपने यहां के राजा बन जाते हैं, या जैत्र सिंह से पहले अपने एक दो राजा और हैं उनको देख लेते हैं। क्षेम सिंह के बाद सामंत सिंह, सामंत सिंह के बाद कुमार सिंह, कुमार सिंह के बाद बेटा जैत्र सिंह, जैत्र सिंह के बाद तेज सिंह, तेज सिंह के बाद जो है बेटा, तेज सिंह के बाद मेन राजा आएंगे वो अपने याद रखना रतन सिंह, रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के बाद अपने जो राजा आएगा वो आएगा राणा हमीर। राणा हमीर के बाद जो शासक आएगा वो आएगा राणा खेता। खेता के बाद आएगा राणा लाखा। राणा लाखा के बाद अपन देखेंगे बेटा, इसके बाद जो राजा आएगा वो आएगा राणा मोकल। मोकल के बाद जो शासक आएगा वो आएगा राणा कुंभा। कुंभा के बाद बेटा राणा रायमल। रायमल के बाद कुछ समय के लिए आएगा उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज। इसके बाद जो राजा आएगा बेटा उसका नाम आएगा राणा सांगा। राणा सांगा। आप कहोगे कि सर हाँ दिल्ली सल्तनत के संबंध वगैरह आएंगे, केवल क्लास के मैसेज करें डिस्टर्ब होता है। क्या पूछ रहे हो बेटा, केवल क्लास के मैसेज करें, क्या पूछना चाह रहे हो एमएस मौर्या? एक बार कमेंट कर दो, क्या पूछना चाह रहे हो आप? मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूं। हाँ बिल्कुल, हूण को भी कहते हैं, मल्लेच्छों को भी कहते हैं। मल्लेच्छ और हूण एक ही बात हुआ करती है। और कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? दिल्ली सल्तनत का संबंध, हाँ दिल्ली सल्तनत के संबंध भी आएंगे। एक बार मैं आपको शासकों का क्रम बता रहा हूं कि एक बार अपने को कौन कौन से राजा पढ़ने हैं। आप लोगों को लगेगा कि सर इतने सारे राजा पढ़ने हैं, इतने सारे राजा पढ़ने पड़ेंगे। राणा सांगा के बाद याद रखना बेटा राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह, रावल रतन सिंह अलग है, राणा रतन सिंह अलग है। उसके बाद आएंगे बेटा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के बाद आएगा बनवीर। बनवीर के बाद आएगा राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह के बाद आएगा राणा प्रताप। राणा प्रताप के बाद बेटा राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह के बाद राणा कर्ण सिंह। राणा कर्ण सिंह के बाद जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम के बाद राय सिंह, सॉरी राज सिंह, राणा राज सिंह। इस राणा राज सिंह के बाद जो बेटा है उसके बाद शासक आएगा कौन, तो उसके बाद आएगा राणा जय सिंह। राणा जय सिंह के बाद बेटा अमर सिंह, अपने राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा राजवंश। आप कहोगे कि सर उसके बाद अपने को देखो बेटा अमर सिंह। अमर सिंह के बाद जो है, अमर सिंह कौन से हैं, तो ये अमर सिंह सेकंड, वो अमर सिंह प्रथम।
अपने यहां कौन है, ये देखो अमर सिंह आए होंगे, ये अमर सिंह प्रथम, ये अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड के बाद जो है बेटा, अमर सिंह सेकंड के बाद अगर अपन बात करें तो उसके बाद आएगा अमर सिंह, और अमर सिंह के बाद संग्राम सिंह, संग्राम सिंह के बाद बेटा जगत सिंह, और जगत सिंह कौन सा, सेकंड। जगत सिंह के बाद आएगा बेटा जवान सिंह, या जगत सिंह के बाद अपने याद रखना है जगत सिंह, और जगत सिंह के बाद अपने अगला राजा कौन आएगा बेटा। तो देखो एक बार अपने सारी बातें वापस देखो, यहां तक, यहां मेन राजवंश है अमर सिंह, अमर सिंह के बाद कर्ण सिंह, कर्ण सिंह के बाद जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम के बाद राणा राज सिंह, राणा राज सिंह के बाद राणा जय सिंह, जय सिंह के बाद अमर सिंह सेकंड, अमर सिंह सेकंड के बाद संग्राम सिंह, और संग्राम सिंह के बाद जगत सिंह सेकंड, और जगत सिंह के बाद बेटा सीधा अपने राजा जो है, अगला राजा याद रखना अपने फतेह सिंह। या अपने फतेह सिंह से पहले भी अपने एक और नाम याद रखना, भीम सिंह। भीम सिंह, भीम सिंह के बाद बेटा याद रखना अपने जवान सिंह। जवान सिंह के बाद अगला राजा आएगा स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह के बाद अगर अपन बात करेंगे तो 1857 के बाद फिर आएगा बेटा फतेह सिंह, और फतेह सिंह के बाद अंतिम राजा अपने याद रखने भूपाल सिंह। ये इतने से राजा है। हाँ बिल्कुल, राज सिंह भी है, बिल्कुल सारी बातें आ गई ना बेटा, देखो सारी बातें तो बता दी मैंने आपको। देखो बेटा मैंने आपको एक सीक्वेंस बनाई है, आपको इसके बारे में यूं देख के यूं ज्यादा यूं घबराने वाली बात नहीं है, ये केवल आपको याद रखने के लिए कि अपने को पढ़ेंगे किस प्रकार। अपन जो राजवंश पढ़ेंगे तो ये मेवाड़ का जो ना, मेवाड़ का सबसे बड़ा राजवंश है। इसको मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो मुझे कम से कम 15 से 18 घंटे लगते हैं, लेकिन मुझे ऑनलाइन में 15 से 18 घंटे तो नहीं लगेंगे, क्योंकि थोड़ा सा समय कवर हो जाएगा, तो ये 12 घंटे तो कम से कम मान के चलो, क्यों कम से कम 12 घंटे का ये टॉपिक है, क्योंकि वहां लिखाना होता है, आप लोगों के थोड़ा लिखने वाली झंझट नहीं रहेगी। तो देखो बेटा, गोहिल वंश में गोहिल सबसे पहले यहाँ का राजा गोहिल, गोहिल के बाद नागादित्य, फिर महेंद्र प्रथम, महेंद्र प्रथम के बाद शिलादित्य, शिलादित्य के बाद महेंद्र सेकंड, उसके बाद बप्पा रावल। आप कहोगे बेटा, अगर आप ऐसे कहोगे कि सर हम इतने सारे राजा याद करेंगे, इतने राजा भी कोई याद रहते हैं, तो इनका जो राजवंश चला था बेटा, इनका राजवंश 1500 वर्षों तक चला। विश्व का सबसे लंबा राजवंश है, विश्व का सबसे लंबा राजवंश है। कोई बात नहीं, नोट कराऊंगा, अभी आप रुको, एक बार देखो बेटा, ये विश्व का सबसे लंबा राजवंश है जिसने एक ही स्थान पर राज किया हो, तो इतने राजा आना तो स्वाभाविक है ना। शिलादित्य, शिलादित्य के बाद महेंद्र सेकंड, महेंद्र सेकंड के बाद बप्पा रावल, बप्पा रावल के बाद बेटा अल्लट या आलू रावल, उसके बाद शक्ति सिंह, उसके बाद रण सिंह या कर्ण सिंह, उसके बाद देखेंगे क्षेम सिंह, क्षेम सिंह के बाद अपन सामंत सिंह, कुमार सिंह और जैत्र सिंह, तेज सिंह, रावल रतन सिंह, राणा हमीर। यहां से अपने शासनकाल वगैरह सारी चीजें अपने को व्यवस्थित तरीके से याद रखनी है। इनका शासनकाल माना जाता है 1213 से 1250, इनका शासनकाल माना जाता है 1250 से 1273 तक। अपने रावल रतन सिंह का शासनकाल माना जाता है 1301 से 1303। राणा हमीर का शासनकाल माना जाता है 1326 से 1364। खेता का समय माना जाता है 1364 से 1382। लाखा का समय 1382 से 1421। मोकल का समय 1421 से 1433। कुंभा का समय 1433 से 1468। रायमल का समय 1468 से 1509। राजकुमार ये बीच में ऐसे ही आया था। सांगा का समय 1509 से 1528। 1509 से बेटा 1528। हाँ, राजस्थान के मुगलों के संबंध सारी बातें आएगी। देखो आप एक बार, राणा रतन सिंह का समय क्या माना जाता है, तो 1528 से 1531। विक्रमादित्य का समय 1531 से 1536। बनवीर का समय 1536 से 1540। उदय सिंह का समय 1540 से 1572।
राणा प्रताप का समय 1572 से 1597, अमर सिंह का समय 1597 से 1620, कर्ण सिंह का समय 1620 से 1628, जगत सिंह का समय 1628 से 1652, राज सिंह का समय 1652 से 1680, जय सिंह का समय 1680 से 1698, फिर अब अमर सिंह का 98 से 1398 से 1710, संग्राम सिंह का 1710 से 1724। यानी इस प्रकार अपने सारे राजवंशों का अपने शासनकाल वगैरह भी आएंगे, शासनकाल वगैरह सारा अपन देखेंगे। ये तो मैंने मोटा मोटा आपको ऐसे ही बता दिया, बाकी अपन शासनकाल वगैरह सारी बातें अपन इनके बारे में 1 बाय 1 करेंगे। बहुत अच्छा राजवंश है, सबसे बड़ा राजवंश है मेवाड़ का, और मेवाड़ के राजवंश से अपने सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया करते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न इनमें से पूछे जाते हैं। क्या कह रहे हो बेटा? आपके मेवाड़ में वही टॉपिक में राजा है वही करे, वो मुझे नहीं पता बेटा। अगर आपको लगता है कि उन्हीं में से काम चल जाए तो आप उन्हीं में से करो, लेकिन अगर मेरी मानो तो बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि बार बार एग्जाम में हर बार नहीं पढ़े जाती चीजें। एक बार पढ़ो, व्यवस्थित तरीके से पढ़ो और बहुत अच्छे से पढ़ लो। कौन बार बार इन चीजों को वापस आपको पढ़ते रहोगे या पढ़ाते रहोगे? बार बार थोड़े ना मौके मिलते हैं ऐसे जिंदगी में, है? ठीक है, कुछ बालकों की समस्या आ रही है बार बार नोटिफिकेशन की। ठीक है बेटा, इनकी समस्या को आपकी समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो अपन। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं कि उनकी उत्पत्ति कहां से हुई। उत्पत्ति की बात करते हैं बेटा। उत्पत्ति के मत, अपने जो मेवाड़ के गोहिल शासक हैं, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई, ये मूलतः कहां के हुआ करते हैं, कहां से इस वंश की उत्पत्ति हुई थी, किन किन इतिहासकारों ने क्या क्या इनकी उत्पत्ति के मत माने हैं, किन्होंने इसे नौशेर का आदिल की संतान बताया, किन्होंने इन्हें सूर्यवंशी बताया, किन्होंने इनको चंद्रवंशी बताया, किन्होंने इनको गुजरात का बताया। सारी बातें अपन 1 बाय 1 करते हैं। कौन इनके सूर्यवंशी मानते हैं, कौन इनके बारे में क्या समर्थन देते हैं, वो सारी चीजें। एक बच्चा कह रहा है कि सर नोटिफिकेशन ज्यादा आते हैं, एक कह रहा है कि नोटिफिकेशन कम मिलते हैं। नोटिफिकेशन हम हमारी तरफ से सबको एक जैसे डाल देते हैं। आपके नोटिफिकेशन ऑन रखो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। हाँ, चलो बेटा, उत्पत्ति के बारे में आपको 1 बाय 1 चीजें समझाता हूं। अपने जो गोहिल वंश था, गोहिल वंश की उत्पत्ति के मत देखो बेटा। जो पहला मत है वो पहला मत माना जाता है इनको सूर्यवंशी, यानी कि सूर्यवंशी का मतलब भगवान श्री राम के वंशज। क्या बताया गया इनको? भगवान श्री राम का वंशज। यानी कि भगवान श्री राम का वंशज। ऐसे कहते हैं कि मेवाड़ के जो वंशज हैं, गोहिल वंश है, वो गोहिल वंश मूलतः भगवान श्री राम का वंशज है। भगवान श्री राम के 123वां जो वंशज है उससे अपने इनकी उत्पत्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम के जो है, भगवान श्री राम का 123वां जो वंश है, 123वें वंश से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। भगवान राम के 123वें वंश, भगवान श्री राम के 123वें वंशज गोहिल कहलाते हैं। गोहिल कहलाते हैं। एक अपने ये मत दिया जाता है कि भगवान श्री राम जो है, भगवान श्री राम के 123वें जो वंशज है, वो 123वें वंशज कौन कहलाते हैं बेटा? अपने गोहिल कहलाते हैं। गोहिल 123वें नंबर पे प्रकट हुए थे, उत्पन्न हुए थे। फिर देखिएगा बेटा, एक मत दिया जाता है इनको चंद्रवंशी। इनको क्या माना जाता है? चंद्रवंशी माना गया है कि ये क्या है? चंद्रवंशी है। चंद्रवंशियों का मत क्यों दिया गया है? तो चंद्रवंशियों में इसलिए मत दिया गया है कि इनको बताया गया है गुजरात, और गुजरात के एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था शिलादित्य। उस शिलादित्य की संतान, जो अपने सर्वमान्य मत भी माना जाता है।
लेकिन मेवाड़ के जो अपने झंडा हुआ करता था उस झंडे में इनको क्या बताया गया, तो मेवाड़ के झंडे में, मेवाड़ का जो झंडा हुआ करता था उस मेवाड़ के झंडे में इनको सूर्यवंशी बताया गया था। सूर्यवंशी क्यों बताया गया था बेटा, उसके पीछे कारण था। उसके पीछे कारण ये था क्योंकि ये जो मेवाड़ के शासक है ये अपने आप को भगवान श्री राम का वंशज यानी रघुवंशी मानते हैं, और रघुवंशियों के झंडे में जिस प्रकार अपने सूर्य था उसी प्रकार आप इनके झंडे में भी देखोगे, मेवाड़ के झंडे में, तो मेवाड़ के झंडे में इस प्रकार आपको एक सूरज देखने को मिलेगा। और ये झंडा ये प्रतीत करता है कि मेवाड़ के जो गोहिल वंशज है ये क्या हुआ करते थे, सूर्यवंशी हुआ करते थे, सूर्यवंशी थे। लेकिन चंद्रवंशियों का मत जो सर्वमान्य मत है उसके पीछे कारण है कि गुजरात का एक चंद्रवंशी राजा हुआ करता था जिसका नाम था शिलादित्य, और शिलादित्य ने जो है इन्होंने सिरोही की राजकुमारी, और सिरोही की एक राजकुमारी हुआ करती थी जिसका नाम था पुष्पा देवी से विवाह किया। सिरोही की कोई राजकुमारी थी और सिरोही की राजकुमारी का नाम था पुष्पा देवी। इस पुष्पा देवी से विवाह किया। अब पुष्पा के साथ विवाह किया। अब विवाह के बाद आप जानते हो कि लोग इंतजार करते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम ना बेटा, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है हमारी तरफ से। कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है क्या आपके, किसी को कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है क्या बेटा, एक बार कमेंट करके बताओ, मैं देख लेता हूं किसी बच्चे को कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है क्या। किसी भी बच्चे के कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है तो बताओ एक बार। हमारी तरफ से ऐसा कोई टेक्निकल इश्यू नहीं आ रहा है, फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को टेक्निकल इश्यू आ रहा हो तो बता दो एक बार। कमेंट करके बता दो कोई टेक्निकल समस्या लग रही हो तो। चलो देखो गुजरात के एक राजा हुआ करते थे बेटा, और उस गुजरात के राजा का नाम था शिलादित्य। ऐसे समझना, ये अपने कोई गुजरात के राजा है और गुजरात के राजा का नाम क्या है, शिलादित्य। और अब ये जो अपने शिलादित्य हैं, ये एक तरफ तो शिला, शिला का मतलब चट्टान, और इनको पसंद आ गई थी अपने सिरोही की कोई राजकुमारी, और सिरोही की राजकुमारी पसंद आई, उसका नाम है पुष्पा। वो पुष्पा झुकेगा नहीं वो वाली बात नहीं, पुष्पा नाम की कोई लड़की थी, वो पुष्पा इनको पसंद आई थी। पहली बार शिलादित्य ने किसको देखा बेटा, पुष्पा को, और पुष्पा ने किसको देख लिया, अपने शिलादित्य को। जब दोनों ने देखा तो शिलादित्य ने इनसे हाय हेलो किया, हाय हाय योर नेम, माय नेम पुष्पा। इन्होंने कहा योर नेम, माय नेम शिलादित्य। वाओ नाइस, हाय सिल्लू, हाय पुष्पू। दोनों के बीच में बातचीत हुई, दोनों ने शादी कर ली। ऐसे कहते हैं कि इनकी शादी के बाद जब इनकी लड़कियां होने लगी तो इनके लड़कियों की लाइन लग गई थी, दमा दम दमा दम दमा दम, 6 लड़कियां, एक भी इनके लड़का नहीं था, केवल और केवल इनके 6 की 6 लड़कियां हुआ करती है। जब इनके 6 लड़कियां हो गई थी बेटा, तो 6 लड़कियों के बाद भी इनके कोई लड़का नहीं था, तो इन्होंने क्या किया था, फिर बाद में एक यज्ञ का आयोजन किया था, और यज्ञ किया था माउंट आबू में। माउंट आबू में एक यज्ञ किया था, उस यज्ञ से इनके जो एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है गुहादित्य या गुहिल। गुहादित्य या गुहिल नाम का जो लड़का है वो शिलादित्य और पुष्पा का पुत्र हुआ करता है। लेकिन कहते हैं कि शिलादित्य की किसी लड़ाई में मृत्यु हो जाती है। अब पुष्पा उस समय की गर्भवती थी और इनके बच्चा होने में लास्ट 15-20 दिन बच रहे थे, तो उस समय पुष्पा अपने सती नहीं हो पाई थी। पुष्पा उस समय सती नहीं होने के पीछे कारण ये था क्योंकि ये जो है इसके गर्भ में उस समय एक बच्चा था, और उसके बाद इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था, और उस बच्चे का नाम क्या पड़ा, तो उस बच्चे का नाम पड़ा था गुहादित्य। और ऐसा कहते हैं कि इसको गुहादित्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक गुफा में इसका जन्म हुआ था। कहां जन्म हुआ था बेटा, गुफा में जन्म हुआ, और गुफा में जन्म हुआ था, इसलिए इसको नाम ही क्या दे दिया, गुहादित्य या गुहिलादित्य। गुहादित्य या गुहिलादित्य नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इनका जन्म कहां पे हुआ था बेटा, एक गुफा में जन्म हुआ था। और उनके बेटे का नाम क्या था, उनके बेटे का नाम था गुहिल, और इस गुहिल को अपन क्या कहते हैं, गुहादित्य के नाम से भी जाना जाता है। गुहिल को और क्या कहते हैं बेटा, गुहादित्य भी कहा जाता है। और यही आगे चलकर इस वंश का क्या बनेगा, संस्थापक व्यक्ति या आदि पुरुष। और ये जो बातें हैं अपने, जो ये मेवाड़ वाली बातें, ये मेवाड़ वाली बातें, कल संडे है, कल मैं आप लोगों की लंबी मैराथन क्लास लूंगा, और कल वाली मैराथन क्लास में आपका ये गोहिल वंश को मैं लगभग बहुत सारा निपटा दूंगा, क्योंकि आज अपन थोड़े से इनके परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आज आपकी स्ट्रीम भी गलत लगी हुई है, एकीकरण की स्ट्रीम लगी हुई है। अभी सारे वीडियो को उधर वापस डालना पड़ेगा। कल मैं आपकी थोड़ी लंबी क्लास लूंगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। कल अपने मेवाड़ के इतिहास को थोड़ा समाप्त करेंगे, क्योंकि लंबा टॉपिक चलने वाला है, आप खुद भी बोर हो जाओगे।
तो कल अपन इसकी थोड़ी मैराथन ले लो आगे खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।